अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री ग्रेड 10, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब ज़रूरी ये है कि उससे रिलेटेड कुछ क्विज़ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए जाएँ। ये क्विज़ आपको पता है किस पैटर्न पे होता है। हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारी बुक की एक्सरसाइज में गिवन नहीं है, ताकि हमें पता हो कि पेपर में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे हैं कि हमारा इस चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो आखिरी टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते हैं या क्वेश्चंस बनते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? हमारा है विटामिन से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि एंजाइम्स के कमर्शियल यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सेल्यूलेज डिग्रेड्स सेल्यूलोज 2। ठीक है, सेल्यूलोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है और हमने ये देखना है कि सेल्यूलेज उसको डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसको डिकम्पोज करवा रहा है या उसका ब्रेकडाउन कर रहा है इन इजी वर्ड्स। ठीक है, अब पता करना क्या ज़रूरी है, मैंने आपको ये एक चीज़ समझाई थी कि जो भी आपका रिएक्टेंट होता है, अक्सर क्या होता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो एंजाइम होता है उसका नाम और जो रिएक्टेंट है उनके नाम जो है ना मिलते जुलते होते हैं। सेल्यूलोज है तो उसको डिग्रेड कौन सा एंजाइम करेगा? सेल्यूलेज। ठीक है, लेकिन अब हमें एंजाइम तो पता लग गया, अब हमने ये देखना है कि किस चीज़ में इसकी कन्वर्जन हो रही है। तो किस चीज़ में कन्वर्जन होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है वो बिल्डिंग ब्लॉक जिससे वो बना है। अब सेल्यूलोज क्या चीज़ है, आप इसके बारे में सोचें तो आपको याद आएगा कि सेल्यूलोज आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसकी डिटेल में हमने बात की थी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे थे। साथ ही साथ इसका डीकम्पोज अब किस चीज़ में होगा? उसी सिंपल फॉर्म में हो जाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट होगा या जो कि मोनोसेकेराइड होगा, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तब जाके पॉलीसेकेराइड बनता है। तो आप देख लें, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फ्रुक्टोज है, लेकिन फ्रुक्टोज बेशक एक मोनोसेकेराइड है लेकिन सेल्यूलोज फ्रुक्टोज का नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसीलिए फ्रुक्टोज हमारे पास सही ऑप्शन नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज। ये आपको सबको याद होगा कि जो सेल्यूलोज होता है वो ग्लूकोज का बना होता है। थर्ड ऑप्शन लैक्टोज है। लैक्टोज भी आप सबको याद होगा कि ये मोनोसेकेराइड नहीं है। हम बात करें सिंपलेस्ट यूनिट की जिसमें ब्रेकडाउन होगा, तो सिंपलेस्ट यूनिट यहाँ पे क्या होगा? एक मोनोसेकेराइड होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, एक मोनोसेकेराइड होगा सिंपलेस्ट यूनिट। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में लैक्टोज है, वो भी यहाँ पे वो तो नहीं है ना एक मोनोसेकेराइड, इसलिए हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे। राइबोज शुगर आप सबको याद होगा, न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ा था, डीएनए और आरएनए में होती है। तो राइबोज शुगर भी आपके पास मोनोसेकेराइड नहीं है। इसका मतलब है अगर ये मोनोसेकेराइड हो भी राइबोज, तो भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज किस चीज़ से बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्लूकोज से। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करेंगे तब जाके पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज बनेगा, और अगर सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन करना है तो सेल्यूलेज एंजाइम यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजेस प्रोटीन स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स। ठीक है, मैंने आप सबको बताया है कि आपका जो एंजाइम होता है उसका नाम बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लैक्टेज देखें तो लैक्टेज किस लिए होगा? लैक्टोज के लिए होगा। ठीक है, ये लैक्टेज अब यहाँ पे प्रोटीन के लिए तो नहीं होगा ना। प्रोटीन के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नाम भी आप देखेंगे कि प्रोटीन से मिलता जुलता है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एमाइलेज का मतलब है, एमाइलेज आप सबको याद है कि ये स्टार्च से रिलेटेड है। एमाइलेज ने स्टार्च का काम करना है, मतलब स्टार्च का ब्रेकडाउन करना है, इसने प्रोटीन का नहीं करना। लाइपेज ने फैट्स का करना है, ये चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देती हूँ। लैक्टेज ने लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना है, अमाइलेज ने स्टार्च का करना है, लाइपेज ने फैट्स का करना है। तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करेंगे? ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे। प्रोटीन कोई भी, अगर जो कपड़ों के साथ जिस तरह के दाग हैं वो कुछ भी हो सकता है प्रोटीन में, तो उसका ब्रेकडाउन कौन सी चीज़ करेगी? वो करेंगे प्रोटीएजेस। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजेस फैट्स इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि फैट्स की डीकम्पोजिशन हो रही है इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। बात क्या है इंपॉर्टेंट? बात इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी है कि फैट्स की डीकम्पोजिशन हो रही है, तो हमने देखना है कि कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होगा। इसी तरह से पेपर में भी एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, उसका एंजाइम पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि वो ब्रेक डाउन करके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैट्स का अगर ब्रेक डाउन है तो कौन सा एंजाइम कराएगा? लैक्टेज, तो लैक्टोज की कराएगा। लैक्टोज क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज तो फैट्स में नहीं आता ना, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारी नहीं हो सकती। अमाइलेज देखें, अमाइलेज तो स्टार्च का करता है, इसका मतलब हम स्टार्च को भी काउंट नहीं कर सकते, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। लाइपेज फैट्स में है और प्रोटीएज किस में है? ये प्रोटीन्स में है। ठीक है, प्रोटीएज की अभी हमने
पिछले एमसीक्यू में बात भी की है। इससे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो लाइपेज है। किसमें कन्वर्ट करेगा? फैट्स को। ये लिपिड्स जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स में, या ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स। ठीक हो गया। वो कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल भी होंगे, फैट्स और ऑयल वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, उसकी तरफ चलते हैं। एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड मेनली बाय द फर्मेंटेशन ऑफ। फर्मेंटेशन के प्रोसेस का मैंने आपको बताया था कि आपने अभी सेकंड ईयर में जाके इसकी बहुत डिटेल पढ़नी है, लेकिन हमने अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर लिए है कि एल्कोहल ऑब्टेन होता है जब फर्मेंटेशन होती है किसी चीज़ की। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है मोलासिस, दूसरी है प्रोटीन और थर्ड है स्टार्च। देखें, प्रोटीन की वजह से तो नहीं होगा, हमारे पास एल्कोहल ऑब्टेन होगा जब भी मोलासिस या स्टार्च की फर्मेंटेशन होगी। और ये फर्मेंटेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? आप सबको याद होगा कि ये यीस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, यीस्ट की प्रेजेंस में होगी ये फर्मेंटेशन, और क्योंकि यीस्ट के अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाएंगे। आपके पास मोलासिस भी करेक्ट आंसर है, स्टार्च भी करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी, जिसमें बोथ ए एंड सी मेंशन्ड हैं, वो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग की अगर बात है तो ब्रेड क्या चीज़ है? ब्रेड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट है ब्रेड, तो इसका मतलब है कोई एंजाइम ऐसा ही जो हमने पढ़ा हो विच इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, हमने उसकी बात करनी है। सबसे पहले लैक्टेज है, और आपके माइंड में आएगा कि ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन कराता है, और लैक्टोज भी तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या वो ब्रेड मेकिंग में यूज़ नहीं हो सकता? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि याद रखना है कि ब्रेड में आपके पास पॉलीसेकेराइड्स है, लैक्टेज ने लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना है, लैक्टोज आपके पास एक डाइसेकेराइड है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इसलिए इनका मैंने आपको पहले भी बताया, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स जिस चीज़ के लिए होते हैं वो उसी का ब्रेकडाउन करवाते हैं, वो किसी और चीज़ की नहीं करवाते। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनबिल्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रेड मेकिंग की बात करें तो लैक्टेज की आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, एमाइलेज की कर सकते हैं, क्योंकि एमाइलेज किस लिए होता है? स्टार्च के लिए होता है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। और आपके पास लैक्टेज भी, आपके पास ब्रेड भी पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इस तरह से एमाइलेज यूज़ हो सकता है, यूरियज नहीं यूज़ हो सकता। उसके नाम से पता लग रहा है कि वो यूरिया के किसी कंपाउंड में काम आएगा। और लाइगेज वो कंपाउंड है जो हमने मतलब एंजाइम ये पढ़ा ही नहीं है, इस वजह से इसको हमने कंसिडर नहीं करना। तो बात समझ में आ रही है कि हमने जो एंजाइम्स पढ़े हैं और हमने ये देखना है कि वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। लैक्टेज की क्यों नहीं बात की? देखें, इस MCQ में लास्ट 2 ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास इनकरेक्ट थी, हमने उनको वैसे स्किप कर दिया है। पहली 2 ऑप्शन थी जो कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम्स है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि लैक्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा, वो और किसी कार्बोहाइड्रेट का नहीं करेगा, बिकॉज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द नेम ऑफ विटामिन। ठीक है, ये बात हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की टर्म दी थी। उससे पहले विटामिन के बारे में पता था, लेकिन इनको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहते थे। क्या कहा जाता था कि ये ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हैं और ये की क्वांटिटी बहुत माइन्यूट सी चाहिए होती है बॉडी को, लेकिन इनको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहते थे, इनके लिए कोई नाम नहीं था। कौन सा साइंटिस्ट था? फंक नामी साइंटिस्ट था, जिसने कहा था कि हम इनको विटामिन्स कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे MCQ में देने का मकसद ये है कि पेपर में भी पूछा जाता है, और इसके अलावा जो डेट्स गिवन होती हैं आपकी बुक के अंदर वो भी पेपर में पूछी जाती हैं, इस वजह से वो भी याद रखनी है विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। रिकेट्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हमने देखें 2 विटामिन की डिटेल पढ़ी है, एक है विटामिन A और दूसरा है विटामिन D। विटामिन A की वजह से हमने पढ़ी है जो डिजीजेस, वो 2 थी, मतलब जो भी डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो भी हम नेक्स्ट MCQs में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमने पढ़ा है डिजीज़ कौन सी होती है, वो है रिकेट्स। ठीक है, तो विटामिन D हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रिकेट्स का जब भी नाम आएगा विटामिन D आप सबने याद रखना है, क्योंकि ये बोन्स को अफेक्ट करेगा और रिकेट्स में भी बोन्स अफेक्ट होती हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। आई इन्फ्लेमेशन, अभी मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ 2 विटामिन पढ़े हैं, विटामिन D हमने पढ़ा है रिकेट्स के लिए, तो आई इन्फ्लेमेशन के लिए हमने पढ़ा है विटामिन A। एक और भी चीज़ के लिए विटामिन A होता है, अगर आप सबको याद हो कि ये नाइट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर देता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगी या आई इन्फ्लेमेशन करेगी अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन A आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D कॉजेज। विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? रिकेट्स है, अब रिकेट्स स्टेटमेंट में लिखा हो और विटामिन आइडेंटिफाई करना हो, या विटामिन लिखा हो और डिजीज आइडेंटिफाई करनी हो, एक ही बात है, एक ही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ क्या होता है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, ऑप्शन चेंज हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसलिए आपने आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कैसे पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक डिस्कवर्ड विटामिन। ये बात हमने पहले कर ली कि उसने विटामिन का नाम भी दिया था, लेकिन उसने कौन सा विटामिन डिस्कवर किया था? आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, आपके पास ऑप्शन सी में क्रिएटिनाइन है। क्रिएटिनाइन आपका विटामिन नहीं होता। बी में सुक्रोज है, यूरिया है। आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में विटामिन गिवन है विच इज विटामिन B1, जिसको थायमिन भी कहते हैं, और ये विटामिन B1 वो है जो कि फंक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी की पूरी क्लासेस हैं, इसके अंदर 10 विटामिन होते हैं। ये बातें आप सबने याद रखनी है, इनके बारे में अभी थोड़ी देर तक हम क्वेश्चंस में डिटेल में भी बात करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की वजह से होती है? याद रखना है आप सबने कि विटामिन ए की वजह से। अभी हमने इसके बारे में बात की है कि आई इन्फेक्शन और नाइट ब्लाइंडनेस ये दोनों विटामिन ए की वजह से होंगे। जब भी विटामिन ए की बात जहां पे भी आए ना स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखनी है आप सबने कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। विटामिन ए आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से विटामिन ए में आप नाइट ब्लाइंडनेस भी काउंट करेंगे, साथ ही साथ आप आई इन्फेक्शन को भी काउंट करेंगे। ठीक हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। दो तरह के विटामिन की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। और मैंने आप सबको बताया था कि वाटर सॉल्युबल में विटामिन जो होते हैं वो है विटामिन बी और सी। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी में आपके पास 10 विटामिन आते हैं। उसके अलावा विटामिन B1 थायमिन वो है जो कि फंक ने डिस्कवर किया था। बातें जो मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ इन MCQs के अलावा इनके नोट्स बना लें, इनको नोट्स में लाजमी लिखें, क्योंकि जब पेपर्स नज़दीक आ जाएंगे तो आपको नोट से रिवाइज करना आसान लगेगा। ठीक है, बुक पूरी उस वक्त पढ़ने का टाइम नहीं होता क्योंकि। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वाटर सॉल्युबल हमारे पास कौन से हैं? विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। तो हमारे पास ऑप्शन डी में विटामिन सी गिवन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं पहली 3 ऑप्शंस डी, ई और ए, ये वो विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। इन पर डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हमारे पास आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हमने सॉल्व करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अभी मैंने आपसे कहा था कि इन विटामिन पे हमने थोड़ी देर तक बात करनी है। पहला क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन का पूछा गया, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ स्टूडेंट्स के जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश किया करें कि आप हमेशा एक टेबल की फॉर्म में किया करें। ठीक है, एक तरफ आप लिखें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक हो गया, ये आपकी 2 हेडिंग्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फर्क क्या होगा कि जो वाटर सॉल्युबल हैं दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, या कह लें कि सॉल्युबल इन वाटर। आप इसके बजाय ये लिखें कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और जब फैट सॉल्युबल की बात करेंगे तो आपने लिखना है दे आर सॉल्युबल इन फैट। उनके नाम से ये बात पता लग रही है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल हैं अगर उनकी अमाउंट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो भी जाती है तो ख़तरे की बात नहीं होती, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाय वे ऑफ यूरिन। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और इनकी एक्सेस अमाउंट हमेशा कोई ना कोई बीमारी कॉज करती है। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी ले लें, आपने हमेशा डॉक्टर से बात करके फिर विटामिन लेने हैं और जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो उतने ही कंज्यूम करने हैं। ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये भी लिखना है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल में 2 तरह के हैं बस, विटामिन बी है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और बी में 10 विटामिन होते हैं। ये दोनों बातें भी याद रखनी है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड का जो नाम है वो पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, MCQs में एस्कॉर्बिक एसिड। ये हो गया विटामिन सी। अब फैट सॉल्युबल की बात कर लें तो विटामिन ए भी आपका इसी में आता है। ठीक है, बी सी तो नहीं आ सकते, वो तो वाटर सॉल्युबल हो गए। उसके अलावा डी है, ई है। ठीक है, ये सारे के सारे, और साथ ही साथ के है, ये सब के सब क्या होते हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूजेस ऑफ विटामिन। तो विटामिन के यूजेस की अब हम बात कर लेते हैं। क्या यूज़ है? देखें, ये बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर, इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एक तो ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ है ना, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये बात ज़रूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आपने एक और बात भी याद रखनी है कि विटामिन्स को कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब आपकी बॉडी क्योंकि सिंथेसाइज नहीं करती ना इनको इन इटसेल्फ, तो हमेशा क्या करना पड़ता है, फूड के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए आपको विटामिन्स इंजेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी में इसकी नहीं तो कमी हो जाती है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स भी इनको कहते थे, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। तो विटामिन ए का क्या रोल है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये एपिथेलियम की हेल्थ को मेंटेन रखेगी। एपिथेलियम कहाँ का पार्ट है, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, स्किन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हेल्थ ऑफ एपिथेलियम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा ये रेटिना के डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज्म ऑफ रेटिना। अब ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में वैसे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आप लाइट वाली जगह से अंधेरे वाली जगह पे आते हैं तो आपकी आइज़ जो एकदम से वो होता है ना कि अपने आप को अडेप्ट करती हैं उस नई जगह पे देखने के लिए, कि शुरू में तो आपको अंधेरे वाली जगह पे नज़र नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद नज़र आने लग जाएगा। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपका रेटिना अडेप्ट करता है। रेटिना कहाँ का पार्ट है, आई का पार्ट है, ठीक है। आइज़ एकदम से अपने आप को अडेप्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए भी विटामिन होने ज़रूरी हैं। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आई के ये जो सारे फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस हैं, ये अफेक्ट होने लग जाएंगे और उसकी वजह से आई साइट में बहुत ज़्यादा इशू आने लग जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की जब भी बात आए याद रखें कि ये आई हेल्थ से रिलेटेड होते हैं और इसीलिए आई हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी की जब भी बात आए तो याद रखना है कि ये बोन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी चेक सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टार्च एंड शुगर। देखिए स्टार्च क्या चीज़ है आप सबको पता है, ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, और आपके पास जो शुगर है वो एक सिंपल शुगर है, इस वजह से उसको हम काउंट करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में। अब आप सबको पता है कि जो तो स्टार्च है ये पॉलीसैकेराइड है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, तो सॉल्युबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, वाटर में मिक्स करके देख लें। इन दोनों में से कौन सी चीज़ वाटर में सॉल्युबल है और डिजॉल्व हो जाएगी, वो है शुगर, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी लेकिन डिजॉल्व हो जाएगी। जबकि स्टार्च क्योंकि पॉलीसैकेराइड है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल है और कौन सी इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, डीनेचरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस वजह से है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, डीनेचर का मतलब है उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं रहता, वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये क्यों होता है, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचर होता है, ठीक है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसकी बहुत इजी सी जो एग्जांपल है ना वो यही है, जब आप एग को फ्राई करते हैं, एग के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, और जैसे ही आप इस एग को फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और फिर वो प्रोटीन अपने जो फंक्शंस उसने परफॉर्म करने होते हैं वो नहीं कर पाता। इसको कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। जो जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया इसके नोट्स बना लेंगे, तो पेपर से पहले बुक को देखने के बजाय अगर आप नोट्स को देखेंगे आपकी पेपर की तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इससे जितने क्विज़ कराए जा रहे हैं इन सब को ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, मैं पहले भी हर क्विज में रिपीट करती हूँ बात, ये फिर बात बता रही हूँ कि इन पॉइंटर्स को ज़रूर लिखें अपने नोट्स में, इनको ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि इस तरह से आपका पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाता है और आपको बुक भी बार बार नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि नोट्स से कोई भी चीज़ याद करना आसान होता है। आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।